हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके मैथ्स की बुक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने। आई होप चैप्टर नंबर 1 आपने रिवाइज करा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ओके, तो चलिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के बारे में पहले ही आपने पढ़ लिया था। पिछले चैप्टर में हमने ये भी सीखा था कि भारतीय विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि में संख्याओं को कैसे क्या किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है। आज हम होल नंबर्स के बारे में यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। किसी विशेष दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को हम गिनकर बता सकते हैं, परंतु कक्षा समाप्त होने पर वहां कोई विद्यार्थी शेष नहीं रहता। इस स्थिति में को हम कक्षा में विद्यार्थियों की स्थिति यहाँ पे देखो क्या बोला है, दोबारा से समझते हैं। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। जब आपकी क्लास में सारे बच्चे घर चले जाते हैं और कोई नहीं बचता, तो इस स्थिति में हम कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है ऐसे कहते हैं। यह शून्य कुछ नहीं के लिए उपयुक्त होता है, परंतु शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब आपकी क्लास में बच्चे हैं तो यानी प्राकृतिक संख्या से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। पर अगर क्लास में कोई भी नहीं है तो इस शून्य के थ्रू से दर्शाया जाता है, यानी वहां पे कुछ भी नहीं है। अतः संख्या पद्धति को हम विस्तार करके एक दूसरी पद्धति बनाते हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या तथा शून्य सम्मिलित है, जो कि क्या बनाता है, आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जो कि शून्य से स्टार्ट होकर आधी पूर्ण संख्याएं तक चलती रहती हैं। नाउ पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। सबसे छोटी जो आपकी पूर्ण संख्या है वो कौन सी है बच्चों, शून्य है। कोई भी पूर्ण संख्या अंतिम नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक में होता था वैसे ही पूर्ण में भी होता है कि इसका कोई अंत नहीं है। साथ में पूर्ण संख्याएं गिनी नहीं जा सकती, अतः पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, परंतु शून्य वह पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया यानी ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। अब ऑपरेशंस का क्या मतलब है, जिसमें आप एडिशन कर सको, सब्ट्रैक्शन कर सको, मल्टीप्लिकेशन कर सको और डिवीजन कर सको। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोला गया है। पूर्ण संख्याओं पर योग की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन होल नंबर्स। सो संख्या रेखा पर किसी भी संख्या से अगली संख्या उसमें एक जोड़ने से प्राप्त होती है। हम यह भी देखते हैं कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर प्राप्त पूर्ण संख्या उन दोनों संख्याओं के बराबर या उनसे बड़ी होती है। सामान्यतः यदि हम दो पूर्ण संख्याओं जैसे कि a और b का योग करते हैं तो a प्लस b भी एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या है, ये आपका पूर्ण संख्या है और जोड़ने पे आपको 4 मिला है, वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, योग भी इसका क्या है, एक पूर्ण संख्या है। राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, यह विशेषता संवरक विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, संवरक विशेषता कहलाती है। योग के विपरीत क्रम विशेषता अथवा क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम, या फिर आप क्या कह सकते हैं, योग के विपरीत क्रम विशेषता। इसमें क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि आपने क्या करा, यहाँ पे 1 + 3 किया और 3 + 1 किया, दोनों ही स्थिति में आपको जो उत्तर मिलेगा वो 4 मिलेगा। राइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 + 5 आपको 8 मिला, 5 + 3 क्या मिला, 8। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम केस को एक्सप्लेन करा गया है, तो इसे हम कहते हैं विनिमय नियम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, यह विशेषता योग के विपरीत क्रम विनिमय विशेषता कहलाती है। सामान्यतः दो पूर्ण संख्याएं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर होती है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आप किसी भी संख्या में क्या करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या जैसे आपको a दी गई है उसमें शून्य जोड़ने पर प्राप्त संख्या वह संख्या स्वयं होती है। जैसे अतः शून्य का योग परिचयात्मक घटक कहते हैं, यह शून्य योग विशेषता कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देखें, इसमें आपको बोला गया है अगर आप 1 में शून्य जोड़ेंगे तब भी 1 मिलेगा, शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो भी शून्य मिलेगा, शून्य में 3 जोड़ेंगे तो भी 3 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम जानते हैं कि 2 + 3 + 5 क्या होता है, 10 होता है। अब इससे मैं क्या कह दूं कि अगर मैं 2 + 3 को पहले जोड़ू और फिर उसमें बाद में 5 जोड़ दूं तब भी मुझे 10 मिलेगा, या फिर मैं 3 + 5 को पहले जोड़ू और फिर लास्ट में 2 को जोड़ू तब भी मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा।
सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस प्रकार यदि हम तीन संख्याओं का किसी भी प्रकार के समूह में बनाकर योग करते हैं, यानी अगर आपने 2 को 3 के साथ रखा या 3 को 5 के साथ रखा, किसी के साथ भी इसका ग्रुप कर दिया और फिर जोड़ा समूह बनाकर, तब भी आपको जो आखिरी में योग मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे ये रूल है बच्चों, इस तरीके से इसे कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं की यह विशेषता क्या कहलाती है, साचार्य गुण कहलाती है। कभी कभी इस विशेषता का प्रयोग योग को सरल बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एक उदाहरण देखिए। यहाँ पे आपको तीन संख्याएं दी गई हैं, इन तीन संख्याओं का योग कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप देखिए आपने तीनों संख्याओं को लिख लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इन दोनों का ग्रुप बना लूं। समझ पा रहे हो आप, मुझे जो दिख रहा है ये बच्चों, हर बच्चा एक अलग अलग मेथड अपना सकता है, अलग तरीका अपना सकता है योग करने का। जैसे कि तीन बच्चे हैं, ठीक है, तीन बच्चे हैं। पहले वाले ने बोला कि मैं इन दोनों को क्या करूंगा, समूह बनाऊंगा। दूसरे वाले ने बोला कि मैं इन दोनों का समूह बनाऊंगा, और तीसरे वाले ने बोला कि मैं इन दोनों का समूह बनाऊंगा। तो आपका आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका जो आखिरी आंसर मिलेगा वो सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है, देखिए माय बैड, जो आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है, चाहे किसी भी तरीके से आप समूह बना के जोड़ लो। सपोज मैंने इन दोनों का समूह बनाया तो कितना मिला मुझे, 810, और 810 में 345 जोड़ा तब भी मुझे 1155 मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप चाहे तो इन दोनों का समूह बनाकर भी जोड़कर इसे जोड़ेंगे तब भी आपको यही उत्तर मिलेगा। उदाहरण, अब अभ्यास देखिए बच्चों 2.1, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में योग के नियमों का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको हमने नियमों का नाम पढ़ा था, है ना, तो वो नियम जो आपको नियम बताए हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले, उसको आपको नोट डाउन करना है एक जगह। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है एंड उसका रेफरेंस लेके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या बोला है, 35 प्लस 199, 199 प्लस 35, तो ये क्या होगा, a प्लस बी और b प्लस ए। आपको कुछ याद आ रहा है, ये नियम कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ देखिए ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रम विनिमय नियम। इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी भी इसमें सॉल्व करने हैं। ये कौन सा नियम हुआ, ये हुआ आपका क्रम विनिमय नियम। क्लियर हो रहा है, इसी तरीके से बाकी सब भी आपको सॉल्व करने हैं, इन सारे नियमों के नाम लिखने हैं। क्लियर हो गया, ये आपका शून्य नियम है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ोगे आपको वही संख्या प्राप्त होने वाली है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसे जोड़ेगा फिर उसको लास्ट में जोड़ दीजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। और सेम बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि तीनों संख्याएं एक जैसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, क्या दोनों योग एक समान है, योग का कौन सा नियम इनकी पुष्टि करता है। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला जो नियम है जो हमने लास्ट में पढ़ा था, साचार्य गुण, वो वाला नियम यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने देखा कि योग की शून्य विशेषता में शून्य शून्य कितना देता है, शून्य। क्या कोई अन्य पूर्ण संख्या भी यह विशेषता रखती है, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित में रिक्त स्थान भरिए तथा नियम का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए 28 प्लस 112 प्लस 170, 28 तो ऑलरेडी है, 112 भी है, क्या नहीं है बच्चों यहाँ पे 170। ये कौन सा है, सचार्य, है ना, सचार्य नियम। तो इसी तरीके से ये कौन सा नियम है, ये शून्य नियम है, शून्य है, 5 नहीं है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। क्लियर, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे देखिए 63 प्लस 25, 25 प्लस 63, विनिमय, ठीक है, विनिमय क्रम नियम। ठीक है, आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, उपयुक्त समूह बनाकर योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको सचार्य जो हमने नियम पढ़ा था जिसमें आपको समूह बनाकर सॉल्व करना था, वही नियम यहाँ अप्लाई करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कर लेंगे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, पूर्ण संख्याओं पर व्यवकलन घटाव की विशेषता, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स। एडिशन का हमने देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए कि दो पूर्ण संख्याओं a व b के लिए a जो होता है वो बड़ा होना चाहिए b से, या फिर a जो होना चाहिए वो b के बराबर होना चाहिए। तभी अगर आप एक में से b को घटाएंगे
तो क्या मिलेगा आपको, एक पूर्ण संख्या मिलेगी। परंतु अगर a जो हुआ वो आपका b से छोटा हुआ तो आपका जो आंसर आएगा, जो मतलब परिणाम आएगा, वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। उदाहरणार्थ देखें, यहाँ पे 6 जो है a है और जो b है वो 2 है, ठीक है। वहां पे आपने देखा कि a जो है वो बड़ा है b से और घटाने पे 4 मिल रहा है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। वहीं पर अगर दोनों संख्याएं बराबर भी हो जाती है 5-5 तो आपको 0 मिलेगा, वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। परंतु अगर आप 2 में से 6 को घटाएंगे तो आपको घटाने पे एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से हम एक छोटी पूर्ण संख्या में से किसी बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं घटा सकते, अतः पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम पर खरा नहीं उतरता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई हमें, जिस तरीके से एडिशन में आपका विनिमय नियम जो था वो खरा उतर रहा था, वो घटाओ में नहीं उतर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि 6 में से आपने 2 घटाया तो 4 तो मिल रहा है, पर 2 में से 6 को घटाने पे आपको 4 नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्रम विनिमय नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, बराबर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, यदि a और b दो असमान पूर्ण संख्या है तब या तो a माइनस बी एक पूर्ण संख्या है या b माइनस a एक पूर्ण संख्या है। क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि जो a और b है वो दोनों ही असमान है, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो a में से अगर आप b को घटाओगे या b में से a को घटाओगे वो आपस में बराबर तो नहीं आएगा, क्योंकि क्रम विनिमय नियम जो नियम है वो पहले ही क्या है, लागू नहीं हो रहा उस पे। उदाहरणार्थ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर 4 माइनस 9 एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। यदि a, b तथा c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तथा c का मान 0 नहीं है, तब आप ये देखिए ये वाला नियम जो हमने देखा था साचार्य नियम, वो भी यहाँ पे लागू नहीं होता। आप इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या करा, इस नियम को लागू करने की कोशिश करी, आपने देखा 7 माइनस 4 3 और 17 में से 3 घटाया 14 मिला। यहाँ पे 17 में से 7 गया बचा 10, 10 में से 4 गया 6, तो 14 6 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, अतः साचार्य गुण भी घटाने की संक्रिया पर खरा नहीं उतरता, लेकिन जब c 0 के बराबर है तब वैवलकन के लिए साचार्य नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे c की वैल्यू हमने क्या दे दी यहाँ पे 0, तो 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस 3 2, तो ये बराबर होगा, ठीक है। कब, जब c की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट देखिए, यदि 0 को किसी पूर्ण संख्या से घटाते हैं तो परिणाम वह संख्या स्वयं होती है, अर्थात a में से आपने 0 को घटाया तो आपको 0 मिलेगा, है ना। अगर आपने a में से 0 को घटाया तो आपको 0 ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, किसी भी पूर्ण संख्या के लिए सत्य है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने एक चीज गलत बोल दी, अगर आपने a में से 0 को घटाया है तो आपको वही संख्या मिलेगी, यहाँ पे a होगा, ठीक है। जैसे 7 में से आपने 0 को घटाया तो आपको 7 ही मिलेगा, 9 में से 0 को घटाया तो 9 मिलेगा। तो इसी तरीके से बच्चों, जब आप 0 को जोड़ते हो या घटाते हो किसी पूर्ण संख्या से तो 0 का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 नियम है वो क्या है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए 4 + 7 11, 11 माइनस 4 7 और 11 माइनस 7 तो भी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इस रूल का क्या मतलब है, यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं। जब आपने 7 और 4 को जोड़ा तो आपको 11 मिल रहा है, योग का तथ्य है। अब घटाव के अनुसार जब आप 11 में से, इस 11 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4, है ना। और इस 11 में से ही अगर 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि a b c पूर्ण संख्या है, इस प्रकार a माइनस बी इज इक्वल टू c। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए हमने क्या करा, a माइनस बी कितना आ रहा है, c, और इसे हम लेते हैं bc, a है ना, प्लस का है। फिर यहीं पे अगर हम देखें a ये कितना हो जाएगा, b और ये c, देन ये a और ये c और b। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो ध्यान से देखिए, यही रूल तो वहां लिखा हुआ है ना, यही था रूल। तो इस तरीके से ये वाला रूल आपको समझाया गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों देखते हैं अभ्यास 2.2, क्या बोला गया है इसमें। निम्नलिखित पूर्ण संख्या युग्मों के लिए घटाव की द्वितीय विशेषता को सत्यापित कीजिए। पहली संख्या को a तथा बाद वाली संख्या को b लिखिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों,
निम्नलिखित पूर्ण संख्या युग्मों के लिए घटाओं की द्वितीय विशेषता को क्या करना है, हमें स्थापित करना है। तो आपको पता है कि जो हमने द्वितीय विशेषता पढ़ी थी वो कौन सी थी, चलिए देखते हैं कौन सी थी। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इसे, क्रम विनिमय। तो यहाँ पे ये चीज तो लागू नहीं होगी, क्रम विनिमय नियम तो लागू ही नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, हमें सत्यापित करना है इसे। तो सत्यापित करने के लिए आप देखिए दूसरे नियम को, 479 में से 5020 को घटाएंगे, ठीक है। पहली संख्या को ए और दूसरी वाली संख्या को बी लेना है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी हो गया। अब जब आप इसे घटाएंगे तो आपको पता है बराबर तो है ही नहीं, यही तो नियम है। दूसरी, फिर 5020 में से जब 479 घटाएंगे तो आपको पता है बराबर नहीं आने वाला है ना। तो यही है बच्चों आपका दूसरा नियम। इस तरीके से आपको इसे सत्यापित करना है, सॉल्व करना है और आपको दिखाना है कि बराबर नहीं आ रहा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पूर्ण संख्या युग्मों के लिए घटाव की प्रथम विशेषता को सत्यापित कीजिए। पहली संख्या ए तथा बाद वाली संख्या बी है। अब चलिए पहला नियम फिर से देखते हैं। यहाँ पे 5 नियम दिए गए हैं ना, तो दूसरा पहला नियम हो गया, दूसरा नियम समझ में आया। पहला नियम देखते हैं, पहला नियम क्या बोला गया है यहाँ पे। पहला नियम ये बोला गया है बच्चों, किन्हीं दो पूर्ण संख्या है, एक बड़ा होना चाहिए और या फिर ए बराबर होना चाहिए बी के, और जब ए को आप घटाएंगे तो आपको पता है कि एक पूर्ण संख्या मिलेगा। और उसी केस में अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से तो आपकी वो जो रिजल्ट होगा वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आपको इसे ही क्या करना है, दूसरे वाले में सत्यापित करना है। आई होप आप कर लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सेम ही रूल, इसे ए दिखाना है, इसे बी दिखाना है एंड रूल को एप्लीकेबल करना है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक यहाँ पे क्या बोला गया है, तांतारिक स्थान पर उचित अंक लिखिए पंचम विशेषता। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पंचम विशेषता ये वाला, ठीक है। तो देखिए शून्य में से कितना घटाएंगे कि आपको 2 मिले, 8 है ना, क्योंकि क्या होगा यहाँ से आप एक क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 एक उधार देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, पर ये आखिरी में 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पे इसे इरेज करते हैं। तो 10 में से कितना जाएगा कि 2 बचेगा, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 2, है ना। उसी तरीके से 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। फिर 9 में से कितना घटाएं कि 4 बचे, 5। फिर 9 में से कितना घटाया जाए कि यहाँ पे 0 बचे, तो 9, है ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पे तो 1 बचा क्योंकि एक तो उधार ले लिया था। अगेन यहाँ पे आप उधार लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, है ना। 11 में से 2 गया 9। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आई होप आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हम लिख दें, तो ये आपका हो गया 9, 5, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 9 और ये 6। आई होप क्लियर है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को घटाइए तथा अपने उत्तर की जांच के लिए प्राप्त परिणाम का छोटी संख्या में योग कीजिए पंचम विशेषता। अब बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको कुछ 2 अंक दिए हैं, जैसे ए बी, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। अपने उत्तर की जांच के लिए प्राप्त परिणाम का छोटी संख्या में योग कीजिए। तो पहले इन दोनों को घटाइए, जैसे 6 यहाँ पे इनको इससे घटाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 34,583, इसको घटाते हैं। अब आपको पता है 2 में से 3 तो जाता नहीं है, तो क्या करना होगा, उधार लेना होगा। और 12 में से 9, 12 में से 3 गया 9, ये हो जाएगा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर से उधार लो तो ये तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया बचा 8, फिर 4 एक और उधार लो, 14 में से 9 5 गया बचा 9, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 3 गया 3। तो ये आपका उत्तर मिला है आपको आखिरी। अब इसमें क्या बोला है, जांच करने के लिए, देखिए उत्तर की जांच के लिए प्राप्त परिणाम ये है, प्राप्त परिणाम का छोटी संख्या में, तो छोटी संख्या कौन सा है बच्चों बताइए, छोटी संख्या दोनों में से ये वाली है, तो इसको योग कीजिए इससे। जब आप इसको इससे जोड़ेंगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा, पहला वाला। और अगर आपका आंसर ये नहीं आता दैट मीन्स आपने गलत आंसर सॉल्व किया है, गलत सॉल्व किया है। और अगर आपका आंसर पहला वाला मिल जाता है दैट मीन्स आपका आंसर सही है। यही है पंचम विशेषता, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए निम्नलिखित के द्वारा घटाव की तृतीय विशेषता को सत्यापित कीजिए। तो तृतीय विशेषता क्या थी बच्चों, तृतीय विशेषता कहती है कि जब हम समूह बना देते हैं घटाओं में और जब आप उसे सॉल्व करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सेम आए, ठीक है। जैसे कि हमने सहचार्य नियम पढ़ा था,
जुड़ाव में ऐसे ही सचारे नियम यहाँ पे स्थापित नहीं होता, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ये आएगा 5 और जब 25 में से 5 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 20, है ना। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 13 और 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6। तो 20 और 6 बराबर नहीं है, तो इसके केस में भी जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो भी आपका नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे भी सेम। मोदी नगर की जनसंख्या आपको इतनी दी गई थी, किसी वर्ष इस जनसंख्या में नए बच्चों का जन्म हुआ और यह इतनी बढ़ गई, कितनी, 4569। उसी वर्ष 7398 लोग मरने और शहर छोड़ने के कारण कम हो गए। उस वर्ष के अंत में मोदी नगर की जनसंख्या कितनी थी, तो बताइए कितनी होगी। जैसे कि पहले जनसंख्या 70,000 थी और उस वर्ष में, किसी वर्ष में इतने लोग जनसंख्या बढ़ गई, तो आप इसे जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जितने लोग कम हुए उसको घटा दोगे, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो बाकी क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेंगे, सारे ही बच्चों आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आप इसे क्लियर कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, पूर्ण संख्याओं पर गुना की विशेषता यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला है, यदि आपके पास दो पूर्ण संख्याएं हैं a और b, तो गुणनफल जब गुणनफल निकालेंगे a मल्टीप्लाई बाई b, वो भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 गुना 3 तो 18, 100 गुना 113 तो ये कितना हुआ बच्चों, 11,300। ऐसे ही शून्य की गुना आपने 200 से की तो भी शून्य मिला, है ना। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं संवरक गुण। क्या कहते हैं, संवरक गुण। योग की संक्रिया की तरह ही गुणा संक्रिया भी पूर्ण संख्याओं को क्रम पर निर्भर नहीं करती। जैसे देखिए उदाहरण के लिए 3 गुना 4 12 ही मिलेगा और 4 गुना 3 भी 12 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 42 को आपने 100 से गुना किया, 100 को 42 से गुना किया, दोनों ही केस में आपको 4200 मिल रहा है। ठीक है, नाउ देखिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि a और b दोनों ही पूर्ण संख्या है तो a गुना b और b गुना a दोनों ही बराबर होते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, विनिमय नियम कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं को किसी भी समूह में गुना करने पर गुणनफल समान नहीं रहता। हम तीन पूर्ण संख्या जैसे 6, 7 और 10 पर निम्नलिखित संक्रियाएं करते हैं। जैसे 6 की 7 से गुना किया तो 42, 42 गुना 10 420। उसी तरीके से 7 के आपने 10 से गुना किया तो 70, 70 की 6 से गुना की तो तब भी 420 मिल रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कि आपका जुड़ाव में एक नियम लागू हो रहा था सचारे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये नियम लागू हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जब 42 की 35 से गुना करेंगे उसके बाद आप 100 से गुना करेंगे और फिर 35 की 100 से गुना करने के बाद 42 से गुना करेंगे तो भी आपका आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। इस विशेषता को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a गुना b गुना c, फिर a गुना b गुना c। हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स का यूज करके इनका समूह बना रहे हैं और इस गुण को क्या कहते हैं, सहचार्य गुण कहते हैं। मैंने बोला था ना सहचार्य गुण हमने पढ़ा था जैसे जुड़ाव में, उसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है, किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए 6 गुना 1 और 1 गुना 6, दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। किसी भी संख्या की आप 1 से गुना करेंगे तो आपको वही उत्तर मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस रूल को लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चे, शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है कि शून्य गुना आपने किसी भी संख्या को लिया, कोई भी पूर्ण संख्या, आपको शून्य ही मिलने वाला है। जैसे कि 8 गुना शून्य शून्य मिलेगा, 75 गुना शून्य तो भी आपको शून्य मिलेगा। और आप इसे उल्टा भी लिख देंगे, यानी इसका प्लेस चेंज कर देंगे तब भी सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम एक ऐसे विशेषता का अध्ययन करेंगे जिससे योग तथा गुणा दोनों संक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। आप देखिए बच्चों क्या बोला गया है, यहाँ पे एक ऐसा गुण है जिसमें 4 और 5 को आपने क्या कर दिया, 2 से जोड़ दिया, 7 गुना 4 28 मिला। अब देखिए बच्चों इसने इसमें क्या करा है, जब इस तरीके से समझिए, पहले 4 की गुणा 5 से हुई, फिर 4 की गुणा किससे हुई, 2 से, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। इस तरीके से इसे लिखा गया है, देखिए, है ना, इस तरीके से इसे लिखा गया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 4 गुना 5 20, 4 गुना 2 8 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 28। तो सेम बच्चों उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे 5 2
7 और 7 गुना 4 28 ही मिल रहा है। तो दोनों ही केस में आंसर आपको सेम मिलेगा और इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ये वाला जो आप रूल देख पा रहे हैं ये सेम रूल, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। गुणन संक्रिया इसी विशेषता को हम 4 या अधिक संख्याओं के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ब्रैकेट में कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, आप उन सब के लिए इसे क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, विस्तृत रूप में लिख सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, इस योग पर गुणन का वितरण नियम कहते हैं, गुणन का वितरण नियम। चलिए आगे बढ़े। देखिए अच्छा, जो 7वां नियम है, अब हम योग के स्थान पर घटा संक्रिया को रखकर देखते हैं। तो देखिए जब आपने यहाँ पे योग की जगह आप घटा रखा तब भी बच्चा आपका जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। कैसे, उदाहरण देखिए, 8 को 4 से घटाया 4 मिला और 10 के 4 से गुना किया तो आपको 40 मिला। ऐसे ही 10 गुना 8 किया तो कितना, वो 80, और 10 गुना 4 किया तब भी मिला 40, और 40 में से जब आपने जो 80 में से 40 को घटाया तो भी आपको 40 मिल रहा है, यानी बाया पद और दाया पद दोनों बराबर है। तो आप कह सकते हैं इसे व्यवकलन यानी व्यवकलन यानी घटाओ पर गुणन का वितरण कहते हैं। जैसे हमने इसे क्या बोला था, योग पर गुणन का वितरण, उसे इसे घटाओ पर गुणन का वितरण कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बच्चों, जब आप 74 को 11 का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि हमने योग पर किसका गुणन का वितरण, जो हमने योग पर वितरण का नियम पढ़ा था, दोबारा समझिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो यहाँ पे सेम अप्लाई हो सकता है। हम 11 को कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 1, और फिर 74 की इससे गुना कर सकते हैं। तो 74 गुना 10 कितना हो जाएगा, 740, और 74 गुना 1 कितना हो जाएगा, 74, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको 814 उत्तर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3, 99 गुना 62। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाओ पर किसका, गुणन का वितरण नियम यूज करेंगे, घटाओ पर गुणन का वितरण नियम। अब 99 को आप लिख सकते हो 100 गुना 100 माइनस 1, क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1। अब 62 की आप 100 से गुना कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर 62 की 1 से गुना कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। अब हमने जो नियम पढ़ा था योग पर गुणन का वितरण नियम, तो हमें पता है कि दोनों में 764 क्या है, समान है, तो उसे कॉमन ले लीजिए। फिर 64 प्लस 36 को जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 76,400 आपका उत्तर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों क्या है, बराबर सेम है, कॉमन ले लीजिए। तो 124 में से जब आप 24 को घटाएंगे तो आपको 100 मिलेगा, यहाँ देखिए, और जब आप इसको गुना करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब अभ्यास 2.3 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। निम्नलिखित कथनों में गुणा संक्रिया की किस विशेषता का प्रयोग हुआ है उसका नाम लिखिए। तो बच्चों नियम हमने पढ़ रखे हैं, नियम आप वहां से देख के यहाँ पे इसके नाम लिखना है आपको नियम का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, तो 37 दोनों में क्या है, समान है, तो आप कह सकते हो योग पर क्या है, यहाँ पे योग पर गुणा का वितरण नियम लगा हुआ है। तो इसी तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, वहां पे जितने भी नियम के नाम है यहाँ पे आपको लाके उनके नियम का नाम लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, उचित रूप में व्यवस्थित करके गुणा कीजिए, तो कैसे करेंगे, 4 गुना 262 गुना 25। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा था तरीके बहुत सारे हो सकते, तो 25 की गुना 4 से कर लीजिए, फिर गुना आप कर दीजिए 262 से, तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 262, तो आपका आंसर क्या आएगा, 262, और लास्ट में 2 शून्य। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी सेम है, आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 50 गुना 35। अब कितना आएगा बच्चों, आपको बताइए, 5 पंजे 25, 2 हासिल 175, और ये 1750, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पे, निम्नलिखित तत्वों की वैधता के लिए रिक्त स्थान पर उचित पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब बच्चों नियम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्हें फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 295 गुना शून्य, तो और यहाँ पे 295 ऑलरेडी है तो क्या नहीं है, शून्य, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। तो ये कौन सा नियम लगाया हमने, शून्य नियम, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये भी शून्य नियम है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको शून्य मिलेगा। ये कौन सा है, जो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या की आप 1 से गुना करेंगे तो आपको वही संख्या वापस मिलेगी, तो 4931। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है, 24 और 24 दोनों में समान है ना, तो 24, एक सेकेंड गलत हो गया बच्चों, दोबारा देखते हैं इसे। यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन के दूसरी साइड 24
24 यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पे भी क्या नहीं है, 32 नहीं है, तो यहाँ पे 32 लिखिए। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों बाकी सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। योग पर गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, आपने पढ़ा था, जैसे 112 क्या है, कॉमन है, 112 को कॉमन ले लीजिए, 375 जमा 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 112 गुना, यहाँ पे गुना का साइन लगा लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 400। अब आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे भी 312 बराबर है, कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 312 जैसे कॉमन लिया 60 जमा 40। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। चलिए जैसे 102 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 गुना 65। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे नियम जो आपने नियम पढ़ा था लास्ट में उसको यूज करना है। एक बार नियम जिसे हमने बोला था योग पर गुणा वितरण नियम। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब घटाओ पर गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करके इन्होंने बता भी रखा है बच्चों, देखिए यहाँ पे भी बोला था ना गुणन के वितरण नियम को यूज करना है, ऐसे यहाँ पे भी घटाओ पर गुणन के वितरण नियम को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन ले लेंगे आप, 329 कॉमन लेने के बाद 329 को कॉमन लेने के बाद 75 में से क्या घटाएंगे आप, देखिए 329 कॉमन लिया, 75 में से आप 25 को घटा दीजिए। अब आप सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए 101 है, घटाओ नियम को लगाना है, 100 - 3, इसको आप 100 - 3 लिख सकते हैं। अब सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप ने 139 टीवी सेट खरीदे, यदि प्रत्येक टीवी सेट की कीमत आपको दी गई है तो सभी की कीमत कितनी होगी। तो बताइए 129 सेट खरीदे हैं और एक सेट की कीमत कितनी है बच्चों, एक सेट की कीमत दे रखी है 14,350 रुपए। अब आपको इसे सॉल्व करना है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, नियम का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो आप जानते हो जो 39 दिया है, आप इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों, 100 जमा 39, है ना, और गुणा कितना कर देंगे 14,350। तो आपका लगेगा योग पर गुणा वितरण नियम। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 0 जमा 0 0 होता है। क्या आप ऐसी कोई और पूर्ण संख्या ए बता सकते हैं। तो बच्चों वही सेम जैसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, तो आई होप आप ये बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए बच्चों क्या बोला गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी, ठीक है, ओके, एक माय बैड, 100, ठीक है, 99 के बाद क्या आता है 100। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देनी है, कर लेंगे। ठीक है आगे बढ़े, चलिए चलिए ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं पर विभाजन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन होल नंबर्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं तब a डिवाइड बाय b एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए, 6 के आपने भाग की 2 से तो 3 मिला, शेष 0। 7 के आपने 3 से भाग की तो शेष आपको 1 मिला। ऐसे ही 7 की अगर आप 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भागफल पूर्ण संख्या नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, यानी आप कब कर पाएंगे, आपका जो पहली संख्या है ए वो बड़ी होनी चाहिए बी से, है ना। जिस प्रकार गुना एक बार बार योग संक्रिया होती है, उसी प्रकार विभाजन संक्रिया एक बार घटाव संक्रिया होती है। जैसे 6 दशमलव को आपने क्या करा, 0 से भाग किया, आपने 6 को 0 से भाग किया, तो आपको पता है कि जब आप 6 को 0 से भाग करोगे, जैसे यहाँ देखिए 0 को क्या 6 से भाग कर पाओगे, नहीं, बार बार आपको 6 मिलता रहेगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, प्रथम बार भी 6 मिला, द्वितीय बार भी 6 मिला, तृतीय बार भी आपको 6 मिलेगा, चौथे बार भी 6 मिलेगा, तो क्या कभी आप इसे भाग कर पाओगे, नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या 6 को 0 से भाग देते या 0 को 6 में से बार बार घटाते तो प्रत्येक बार 6 ही प्राप्त होता है। हमें कभी भी 0 या उससे कम संख्या प्राप्त नहीं होती।
इसका अर्थ यह है कि शून्य से किसी भी संख्या को अगर आप विभाजित करोगे तो एक निरर्थक संक्रिया है। क्या है ये बच्चे? एक निरर्थक संक्रिया, यानी आप कितने बार भी भाग कर लो आपको बार बार वही संख्या मिलेगी, वो कभी भी भाग नहीं होगी, उससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए अब माना कि ए, बी और सी तीन पूर्ण संख्या है। कितने बच्चों? तीन पूर्ण संख्या है। यदि आप ए को बी से भाग करोगे तो आपको सी मिलेगा तब, और उसी प्रकार जब आप बी की सी से भाग गुना कर दोगे तो आपको ए मिल जाएगा। यदि बी गुना सी ए है तो ए की अगर आप भाग सी से कर रहे हो और ए की भाग अगर आप बी से कर रहे हो तो उस केस में ये कैसे काम कर रहा है? जैसे बी गुना सी इज इक्वल टू ए। तो हमने जब पहले पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर आपका सी यहाँ पे रहेगा तो बी किसमें? गुना में, तो किसमें चला जाएगा? भाग में, है ना। तो ए की जब भाग बी सी से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉरी ये बी है। ए की भाग अगर आप बी से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी। उसी प्रकार से अगर आपने बी यहाँ पे रहने दिया तो ए की भाग सी से करनी पड़ेगी, है ना। तो तीन चीजें तो यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो दो अशून्य संख्याओं का एक गुणन तथा दो परस्पर विभाजन तथ्यों को देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है यहाँ पे। कुछ उदाहरणों पर विचार करके हम उपयुक्त कथन को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि 9 की गुना आपने 6 से की 54 गुणन तथ्य है, और 54 की गुना भाग की आपने 6 से तो कितना मिला? 9 विभाजन तथ्य है, तथा 54 की 9 से भाग की तो आपको कितना मिला? 6। 9 की 7 से गुना की तो आपको 63 मिला जो कि क्या है? गुणन तथ्य है। उसी तरीके से जब आपने 63 की 9 से भाग की तो आपको 7 मिला जो कि है विभाजन तथ्य है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा और विभाजन की संक्रिया एक दूसरे की विलोम अनुपाती होती है। किसी अशून्य संख्या ए को के लिए जो आपका एक ही एक से भाग करते हो तो आपको कितना मिलता है? हमेशा एक मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने 22 की 22 से भाग की एक मिल रहा है, 93 की 93 से भाग की तो भी एक मिल रहा है। यदि एक एक पूर्ण संख्या है तब एक ही एक से भाग करने पे आपको क्या मिलता है? ए ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सेम संख्या की आपने भाग की सेम संख्या से तो आपको एक मिलेगा, और अगर आपने एक से भाग किया तो आपको सेम संख्या मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है। यदि ए एक अशून्य पूर्ण संख्या है तब शून्य की अगर आप ए से भाग करते हो तो आपको क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विभाजन को देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया? 30 को 7 से भाग किया तो आपको जो शेष मिला है वो कितना मिला है? 2। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये आपका है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और ये क्या है? शेष। तो हम क्या देख सकते हैं, अगर हमें इस रूल को सिद्ध करना होगा तो आपको क्या करना है? आपको जो यहाँ पे भागफल मिला है, भागफल को आपको क्या करना है? भाजक से गुणा करनी है और शेष को जोड़ेंगे। अगर वो भाज्य के बराबर आता है दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है, जो हल आपने निकाला है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसे हम कहते हैं, इसे हम यूक्लिड ने, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इस संबंध को विभाजन लघुगणक कहते हैं। इसका आविष्कार यूक्लिड ने 300 ईसा पूर्व यूनान में किया था। ठीक है ना। उदाहरण देखिए बच्चों, आपको एक नंबर दिया गया है, उसे 253 से भाग कीजिए और परिणाम की पुष्टि विभाजन लघुगणक से कीजिए। तो देखिए हमने जब भाग किया तो 25 दूनी 50 होता है, कितना बचा? अब देखिए तो बच्चों इसे हम खुद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत क्या हुआ है कि 53 में से 50 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? हम 53,468 में इसको 253 से, ओके माय बैड, 253 है। ठीक है, मेरे को लगा ये 25 है, हम इसे दोबारा सॉल्व करते हैं। 253 है तो 253 की दो के बाद में 506 आता है। ओके, सो आपका कितना बचा? 28 बचा। 6 आप नीचे लेके आए, फिर एक बार में गया 253 तो 33 बचा, फिर आप 8 लेके आए तो फिर 253 एक बार में गुणा किया तो आपका 253 घटाया तो 85 आपका शेष बचा। अब हमें क्या करना है? जो आपका शेष, फिर ये आपका क्या है? ये आपका भागफल है। भागफल को आपको भाजक से गुणा करना है जो कि आपका ये भाजक है। जब भाजक से भागफल के गुणा करेंगे और फिर शेष को जोड़ देंगे तो आपका आंसर ये आएगा लास्ट में। ठीक है, सो दैट मीन्स आपने इसे सही सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 7 देखिए बच्चों, उदाहरण 7 क्या बोला है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 66 से भाग देने पर भागफल 139 तथा शेष 35 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि भाज्य क्या होता है?
जो भाज्य होता है वो भाज्य गुना भागफल प्लस शेष होता है ना। तो यहाँ पर जो भाजक है आपका 66 है, भागफल 139 है और शेष 35 है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको भाजक पता है, भागफल पता है, शेष पता है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको आपका भाज्य मिल जाएगा 9209। अब देखिए नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से किसी छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। आपसे ये बोला गया है कि आपको उसे ऐसे भाग करना है कि 27 से वो पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 27 से जब आप उसे भाग करेंगे, आप देख रहे हो आपको एक शेषफल मिल रहा है, तो आप 1000 में से एक को घटा दीजिए। देखिए 1000 में से पहले एक को घटाएंगे तो आपको 999 मिलेगा, जो कि नहीं होगा भाग। पर हमें बोला क्या है, हमें ये बोला है कि 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 में 27 जोड़ेंगे क्योंकि वो उसका क्या है, भाजक। तो जब आप 1000 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1027। पर शेष कितना बचा है, एक बचा है, तो आप उस शेष को भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1028। फिर यहाँ पे देखिए आपको इसे हिट एंड ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा बच्चों। जैसे आपने देखा 1000 में से एक घटाया जो कि 999 दे रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1000 में फिर हमने एक जोड़ा और 27 जोड़ा जो कि 1028 दे रहा था, जो कि घटाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जो आपका शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा, इसमें आपका शेष बचेगा 2, और यहाँ पे भी आपका शेष कितना बचेगा, यहाँ पे आपका शेष बचेगा जब आप इसे घटाएंगे। फिर हमने देखा 1000 में एक शेष बच रहा था, एक शेष बचा ना, तो पहले आप 27 को जोड़ दीजिए तो 1027 हो गया। अब जो एक शेष बच रहा था उस एक को घटा दीजिए तो आपका आएगा 1026। अब यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी जब आप 27 से भाग देंगे कि आपका शेष कुछ भी बचे। सो दैट मीन्स आपका 1026 वो संख्या है जो कि 27, जो कि भाग हो जाएगी पूरी किससे, 27 से। तो यानी आपने 1000 में अगर 26 जोड़ा तो वो संख्या 27 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए उदाहरण, 5000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त परिणाम 43 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले आपको 5000 को 43 से भाग देना है, आपको मिला है 12। कितना मिला, 12। अब आपको पता है 5000 को अगर आप 43 से भाग कर रहे हो और आपको शेषफल कितना मिल रहा है, 12। पर आपसे पूछा है कि आपको कौन सी संख्या घटानी है, तो आप क्या करेंगे, 12 को घटा दीजिए 5000 में से, क्या 5000 में से 12 को घटा दीजिए तो 4988 मिलेगा, जो कि पूर्णतः किससे हो जाएगा, भाग हो जाएगा किससे, 43 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। अब देखिए अभ्यास हमारा 2.4, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको इससे भाग करना है, जब भाग होने के बाद जो भी आपको उत्तर आए उसे 16 से जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको 1 मिलेगा। ये क्या है बच्चों, ये भाग नहीं होगा। ठीक है, बताया था ना, किसी की भी अगर किसी संख्या को आप शून्य से भाग कर रहे हो तो वो कभी भी भाग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, विभाजन करके भागफल और शेष ज्ञात कीजिए, विभाजन लघुगणक से उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चे आपको करना क्या है, पहले इसे भाग करना है, भाग करने के बाद आपके पास शेषफल आएगा जो हमने उदाहरण देखा था। ठीक है, सेम मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ बच्चों, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, आपको भाग करने के बाद जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल, ठीक है, फिर आपका भाजक और भाग्य, सॉरी देखिए यहाँ पे आपका शेषफल आएगा, शेष मिलेगा। ठीक है, शेषफल के बाद आपके पास भाजक होगा और भागफल होगा। ठीक है, तो भागफल की आप गुणा कर दीजिएगा और फिर शेष को जोड़ दीजिएगा, उससे आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 34 से विभाजित करने पर 334 भागफल तथा 24 शेष प्राप्त हो। तो बच्चों वही सेम एग्जाम्पल की तरह आपको करना है, 1000 में एक किस छोटी से छोटी संख्या का योग करने पर प्राप्त योगफल 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आपको योग करना है तो क्या करेंगे, आप 1000 को 32 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 32 दिया कितना हो जाएगा बच्चों, 96। जब आप इसे घटाएंगे 4, फिर 32 से कम 32, कितना मिला, 8। तो आपको 8 क्या मिला, शेषफल। अब आपको पता है बच्चों 1000 में जब आप 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1032। उसमें से आप इस 8 को घटा दीजिएगा, आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी, 32 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या a है होती है जिसके लिए a को a से भाग करने पर 1 मिले। बिल्कुल ठीक है,
7 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 124 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो बच्चों 7 अंकों की आपको सबसे छोटी, पहले 7 अंकों की संख्या निकालनी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या उससे 124 को क्या करना है, भाग करना है, जो भी आएगा आपको उससे जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बच्चों सारे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो छोटी से छोटी वाली, ये तो आपको उदाहरण जो हमने सॉल्व किया था उसी के बेसिस पे। नेक्स्ट चले, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याएं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। संख्या रेखा पर अंकित संख्याएं देखने से स्पष्ट है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 से 20 तक आपको संख्या दी हुई है। संख्या 3 2 1 3 2 के ठीक बाद आती है, 8 7 के ठीक बाद आती है, अतः 3 और 8 क्रमशः 2 और 7 के परवर्ती सक्सेसर होंगे। परिवर्ती अर्थात ठीक बाद में आने वाला संख्या, अतः स्पष्ट है कि 13 की परिवर्ती क्या होगी बच्चों, 14। इस प्रकार संख्या रेखा से स्पष्ट है कि 0 1 से ठीक पहले आता है, 4 5 से ठीक पहले आता है। तो ये जो बच्चों होता है इसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती, क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर। ओके, अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि देखिए प्रीडिसेसर बोलते हैं कि परवर्ती संख्या मूल संख्या से एक अधिक और पूर्ववर्ती संख्या मूल संख्या से एक कम होती है, ठीक है। यहाँ उदाहरण देखिए, निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्या देखिए, तो परवर्ती क्या होती है, आप एक जोड़ दीजिए, इस सब में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो आपको परवर्ती संख्याएं मिल जाएंगी। उसी प्रकार से बच्चों पूर्ववर्ती संख्या के लिए आप क्या करते हैं, एक घटाते हैं। तो जैसे 3 में से 2 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, 100 में से 1 घटाएंगे 99 मिलेगा। इस तरीके से पूर्ववर्ती संख्याएं निकाली जाती है, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह, सम इंपॉर्टेंट साइंस। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या बोला गया है, इज इक्वल टू, इसे बराबर अर्थात समान का चिन्ह कहते हैं। यह दर्शाता है कि अमुक संख्या, यह दर्शाता है कि अमुक संख्या किसी अन्य संख्या अथवा संख्याओं के बराबर अथवा समान है। अब देखिए बच्चों, इक्वल टू साइन क्या दिखाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो दो नंबर है वो आपस में बराबर है। यह है ग्रेटर देन का साइन कि पहली संख्या दूसरी वाली संख्या से क्या है, बड़ी। ये वाली साइन दिखा रही है कि ये वाली संख्या इससे बड़ी है, से अधिक। लेस देन मतलब इसका तात्पर्य है से कम। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, 2 कम है किससे, 3 से, ठीक है, यानी छोटा है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू यानी बराबर और बड़ा, ठीक है। तो यानी इसका तात्पर्य है कि दी गई संख्या किसी निश्चित संख्या से या तो बड़ी है या उसके बराबर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू कुछ भी है, वो उससे 55 से बराबर है या फिर उससे बड़ी है। वो 56 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेस देन और इक्वल टू यानी इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चों को जो आपको संख्या दी गई है या तो वो उसके बराबर है या उससे छोटी है, ठीक है ना। उदाहरण देखें, यहाँ पे उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित संकेत है। आप देखिए बच्चों, से बड़ा और से छोटा। यहाँ पे क्या बोला गया, एक ऐसी संख्या जो 70 से बड़ी है पर वो 85 के बराबर या छोटी है, तो वो क्या होगी, 70 से अधिक किंतु 85 और उससे छोटी संख्याएं हैं। तो देखिए 70 से बड़ी 71 72 73 74 75 76, पर 85 से छोटी होनी चाहिए, तो 85 से छोटी ये सारी है, ठीक है। उसी तरीके से ज्ञात कीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है बच्चों, बताइए, 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। उसी तरीके से यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, अनंत नहीं होती बच्चों। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, वो भी नहीं होती। निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, -1 कर दीजिए 108, -1 कर दीजिए 2999, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या की परिवर्ती यानी एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 6 की जगह। इसमें भी एक जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, परिवर्ती संख्या आ जाएगी। 71 और 91 के बीच कितनी पूर्ण संख्या आती है, तो 71 और 91 के बीच में जितनी भी संख्या आती है आप उन्हें लिख दीजिए एंड काउंट करके बता दीजिए कितनी आती है, ठीक है, कर लेंगे आप इसे। चलिए आगे बढ़े, बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, शाब्दिक प्रयोग से संख्या संक्रियाएं यानी वर्ड प्रॉब्लम नंबर ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जोड़ और घटाव यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। उसी तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 100 सेंटीमीटर, राइट, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जोड़ देखिए बच्चों, लंबाई और संहति की इकाइयों के जोड़ के लिए हम उन्हें कॉलम में व्यवस्थित करते हैं और एक इसी प्रकार की इकाइयों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं। आप सरल देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 4562 किलोमीटर, ठीक है, देखिए, और 300 मीटर।
फिर 8,481 किलोमीटर। फिर उसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट क्या है 2,357, बाकी मीटर के नीचे मीटर। अब जैसे आप इसे जोड़ेंगे तो आप समझ पा रहे शून्य, फिर ये भी कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो एक यहाँ हासिल चला जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो 15,401 किलोमीटर 650 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, परिवर्तन विधि। 4,562 किलोमीटर 300 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं। मीटर में चेंज करने बाद ये तीनों ही मीटर में चेंज कर सकते हैं। किससे, कि हमें पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना होता है। उसके बाद आप इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मीटर में लिख लेंगे। उसके बाद जब आप इनका योग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये फाइनल आंसर मिलेगा। अब जो आपको फाइनल आंसर मिला ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इसको क्या करें 1000 से भाग दे दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा 15,401 किलोमीटर 650 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट भी सेम ही बच्चों, आपको यहाँ पे पहले ग्राम को जोड़ना है, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 7 7, 4 + 3 7, फिर 0 9 और 2 11, एक हासिल, फिर 5 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 9, फिर 7 7 5 19 और 1 हासिल, 7 और 2 6 और 6 और 8 14 और 14 1 15, तो 15,991 कितना हो जाएगा किलोग्राम 770 ग्राम। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है बच्चों, या तो आप क्या करें, इन्हें जो आपको किलोग्राम दिया है इसे ग्राम में बदल लें। ठीक है, और इसे जोड़ दें, आपको फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ दीजिए, आपको जो भी लास्ट में आंसर मिलेगा इसे 1000 से भाग दे दीजिए, तो 15,991 किलोग्राम 770 ग्राम सेम ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए घटाव में क्या बोला गया है बच्चों, लंबाई और सहायता की इकाइयों की घटाव के लिए हम जोड़ की तरह से ही उसे कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, तब घटाव करते हैं, या बी हम इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलते हैं तब हम घटाव करते हैं। तो दोनों तरीके देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखिए और मीटर के नीचे मीटर। अब आपको घटाने आता है बच्चों, जैसे आप घटाएंगे तो आपको 860 मीटर, यहाँ 600 कितना 69 किलोमीटर मिलेगा। ये पहला तरीका, कॉलम के नीचे कॉलम। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, उसे घटा देना है। पर अब देखिए दूसरी विधि क्या है बच्चों, परिवर्तन विधि, जिसमें आपने क्या करा, आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, फिर उसको 225 मीटर से जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर सेम बच्चों 2745 को आप 1000 से गुना कीजिए और 365 से जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर। दोनों को जोड़ने के बाद, सॉरी दोनों को घटाने के बाद, हम घटा रहे हैं ना यहाँ पे, घटाने के बाद आप क्या करेंगे, इसे 1000 से भाग देंगे, तो 669 किलोमीटर 860 मीटर आपका आंसर आएगा। सेम उसी तरीके से बच्चों आपको दूसरा वाला भी करना है, सीधा घटाओ और दूसरा परिवर्तन विधि। क्लियर, चलिए यहाँ पे भी बच्चों क्या करा हमने, इसे 1000 से गुना करा, यहाँ देखिए, फिर इसे परिवर्तन किया, इसे भी 1000 से गुना करके परिवर्तित करके हमने अपना फाइनल आंसर देके इस वाली संख्या को इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए गुणा। गुणा लंबाई और सहायता की इकाइयों की दो विधियों से गुणा की जा सकती है। अब देखिए बच्चों गुणा कैसे करना है, आपको गुणा करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो यूनिट होती है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जब कैरी होगा तो आपको जो भी कैरी होगा वो आपको दूसरी यूनिट के दूसरी तरफ पहुंचा देना है, जैसे हमने प्लस में किया था। तो गुणा कीजिए में देखिए क्या बोला गया है, सीधी गुणा और छोटी इकाई में परिवर्तन के बाद गुणा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला है, 712 किलोमीटर को 150 किलोमीटर को 12 से, समझ में आ रहा है, 712 किलोमीटर 150 मीटर को आपको 12 से गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपने यूनिट के नीचे यूनिट लिख लिया। ठीक है, अब बार देखिए इसकी इससे गुणा करनी है, गुणा तो आप कर लेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो पहले 2 से आप गुणा कर लीजिए, फिर 1 की गुणा कर लीजिए, फिर उन दोनों को जोड़ के फाइनल आंसर निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, फिर अब 12 पंजे यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 800 यहाँ पे कुछ कैरी जाएगा। ठीक है, फिर चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 712 150 और 12। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 एक कम 2 और ये 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, क्रॉस, फिर ये हो जाएगा 150। ठीक है, ये फिर यहाँ पे 712।
ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 और ये 8, जो एक वाला कैरी है ना वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 4। ये देखिए एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 712 मैंने इस साइड लिखा था, ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक कैरी आया था ये हो जाएगा 5, 2 2 4 और 4 1 5 और 7 1 8। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा ना। परिवर्तन विधि, जो परिवर्तन विधि है वो कैसी है, 712 को 1000 से गुणा किया, 150 जोड़ा, आपको आंसर मिला, उसमें आप क्या करें 12 से गुणा कर दें। तो बच्चों ये वाली विधि आपकी आसान होगी, इसमें कंफ्यूजन कम होगी। जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा उसे आप 1000 से गुणा भाग दे दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये भी सीधी गुणा करके आपको आंसर मिल गया। परिवर्तन विधि में हमने क्या करा, 1000 से गुणा करा, 50 जोड़ा और 18 से गुणा करने के बाद उसे 1000 से भाग दे दिया। सो फाइनल आंसर आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट भाग है बच्चों। भाग में क्या बोला गया है, लंबाई और सहती की इकाइयों के भाग के लिए हम इकाइयों को क्या करते हैं, छोटी इकाइयों में बदलना चाहिए तब भाग करना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है, भाग दीजिए 25 किलोमीटर 425 मीटर को 15 से। तो इसमें हमें ये चीज बोली है आपको कि आपको इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला आपने 25 किलोमीटर 425 मीटर दिया है, भाग किससे करना है, 15 से। ठीक है, तो 25 किलोमीटर यानी 25,000 मीटर, जोड़ने पे कितना आया, 25,425 मीटर। अब आपने इसे 15 से भाग देना है। जब आप इसे 15 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1,695। 1,695 को आप 1000 से भाग दीजिए तो 1 किलोमीटर 695 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसी तरीके से 32 किलोग्राम 751 ग्राम को आपको क्या करना है, 9 से भाग देना है। तो पहले आप इसे क्या कीजिए, ग्राम में बदलिए, जो कि 32,000 ग्राम आएगा, और 751 ग्राम को उसे जोड़ दीजिए। फिर आपको जो आंसर मिलेगा उसे 9 से भाग देने के बाद आपको जो भी आंसर आया, जैसे 3,639, उसे क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 3 किलोग्राम और 639 ग्राम आपका आंसर आएगा। देन आपको इसी तरीके से भाग के समय में आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है एंड उसे भाग करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास दिया हुआ है। से जो अभ्यास है, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, ये उन सबके बेसिस पे हैं। आई होप आप ये कर पाए। जैसे देखिए, श्रीमान गुप्ता ने अपने बिल्डिंग के निर्माण के लिए इतना किलोग्राम क्या किया है, स्टील प्रयोग किया है। श्रीमान शर्मा ने अपनी बिल्डिंग में 4,825 किलोग्राम और 250 ग्राम स्टील प्रयोग किया। दोनों के द्वारा उपयुक्त कुल स्टील को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे श्रीमान गुप्ता और श्रीमान शर्मा दोनों का बता दिया है कि उन्होंने कितनी कितनी स्टील को उपयोग किया है। अब आपको क्या करना है, कुल स्टील बताना है, तो इसको और इसकी क्वांटिटी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और अपने उत्तर को किलोग्राम और ग्राम तथा केवल ग्राम में भी दीजिए। ठीक है, दोनों यूनिट में बताना है। तो आई होप आप इसे कर लेंगे। उसी तरीके से बच्चों, यहाँ पे सारे जो उदाहरण है आपको सॉल्व करने हैं। जैसे एक और देखिए, एक गाड़ी 1,745 किलोग्राम 700 ग्राम गेहूं ले जाती है। ऐसी 15 गाड़ियों में कितना गेहूं आएगा। तो क्या करेंगे आप, इसको आप 15 से गुणा कर देंगे अपने उत्तर को, फिर आपको किलोग्राम और ग्राम तथा केवल ग्राम में भी दिखाना है। तो आई होप आप ये सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई आउट करेंगे। जो सारे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स के बेस पे हैं, जो हमने उदाहरण सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों। इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।